नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत अपने चैनल पर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा है नहीं। 2 महीनों के अंतर्गत आपको मॉडल टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं। उत्कर्ष क्लासेज के ये मॉडल टेस्ट पेपर है। प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा। लेवल 1 जो अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन मॉडल टेस्ट पेपर साबित होंगे। वो भी व्याख्या सहित है। उत्कर्ष क्लासेज के मॉडल पेपर है। आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहे। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 2 देखेंगे। इससे पहले मॉडल टेस्ट पेपर 1 अपलोड हो चुका है। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दी है, मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को। मॉडल टेस्ट पेपर 2 जिसमें आपके 1 से लगाकर 150 तक जो भी आपके खंडों में जो सवाल है, साइकोलॉजी से बाल विकास शिक्षा शास्त्र, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसके अलावा आपके सब्जेक्ट ये लेवल 1 वालों के लिए। इसके अलावा रीट लेवल 2 वाले भी जरूर जो कॉमन आपके पार्ट है वो देख लीजिएगा। खंड 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जुड़े हुए पहला क्वेश्चन, निम्न में से परतीय निर्माण के चरणों का सही क्रम क्या है? परतीय निर्माण उसके लिए कौन कौन से चरणों का सही क्रम आपको बताना? सामान्यकरण करना, निरीक्षण या देखना, पृथक्करण करना, तुलना करना, परिभाषा निर्माण तो परतीय। तो इनमें से सही क्रम का चयन करना है आपको। संकेत है, कूट संकेत है, क्या आएगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट है पहले का, यानी सबसे पहले इसमें आएगा निरीक्षण या देखना। परतीय निर्माण के चरण, परतीय होता क्या पहले तो ये पता कर दीजिए। किसी देखी गई वस्तु की मानसिक प्रतिमा बनाना परतीय निर्माण कहलाता है। कोई भी वस्तु आपने देख ली, उसका दिमाग में उसका चित्र बनाना, प्रतिमा बनाना, वो परतीय निर्माण होता है। तो परतीय निर्माण के चरण है कुल 5। उनमें पहला चरण है निरीक्षण या देखना, फिर उसके बाद आएगा तुलना करना, फिर तीसरा चरण पृथक्करण करना, और फिर चौथा चरण है वो सामान्यकरण करना, और 5वां परिभाषा निर्माण। यानी बाद में परिभाषा अंत में, सबसे अंत में परिभाषा निर्माण होगी, यानी परतीय होगा। तो इस प्रकार इनमें देखा जाए तो इन चरणों का परतीय निर्माण का सही क्रम सबसे पहले निरीक्षण या देखना, फिर उसके बाद तुलना करना, फिर उसके बाद पृथक्करण करना, और फिर उसके बाद सामान्यकरण करना, और अंत में परिभाषा निर्माण हो जाती है। तो ये परतीय निर्माण के चरण है। बहुत अच्छा सवाल। सेकंड क्वेश्चन, एलईडी इसका पूरा नाम बताना है। एलईडी जो लेवाई गोत्स्की का ये हुआ, नाम चॉम्स्की है, जो भाषा सिद्धांत जिन्होंने दिया नाम चॉम्स्की ने, उनका मनोभाषिक सिद्धांत है। उन्होंने एलईडी का यानी भाषा अर्जन तंत्र, तो उसका फुल फॉर्म आपको बतानी। इनमें से कौन सी होंगी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी ऑप्शन ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये एलईडी का पूरा नाम है, यानी भाषा अर्जन तंत्र। नोम चॉम्स्की जिन्होंने अपना मनोभाषिक सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि प्रत्येक बालक में भाषा अर्जन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे एलईडी कहते हैं, यानी भाषा अर्जन तंत्र। चॉम्स्की व्याकरण सीखने की अंतर्निहित तत्परता पर भी बल देते हैं। बहुत अच्छा सवाल। तीसरा क्वेश्चन, गाल्टन के अनुसार बुद्धि है, यानी गाल्टन ने बुद्धि किसको माना? बुद्धि सीखने की शक्ति है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि पहचानने व समझने की शक्ति है, या बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है? बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन सी इसका, बुद्धि पहचानने व समझने की शक्ति है, ऐसा गाल्टन ने माना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, बकिंघम ने कहा था कि बुद्धि सीखने की शक्ति है। बुद्धि सीखने की शक्ति बकिंघम। बोरिंग ने कहा था कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये बोरिंग का कथन है। बुद्धि सीखने की शक्ति ये बकिंघम का कथन है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये वुडरो का कथन है। और गाल्टन ने कहा था कि बुद्धि पहचानने व समझने की शक्ति। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, एनसीएफ 2005 है, उसका प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? बहुत अच्छा सवाल। सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता प्रकृति, सभ्यता और प्रगति, संस्कृति और सभ्यता। एनसीएफ जो 2005 है उसका प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से होता है। तो वो कौन सा निबंध है? ऑप्शन सी सभ्यता और प्रगति। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उदाहरण से होता है, जिसमें कवि गुरु में याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, और ना समझ वह ऐसा है वो संसार द्वारा उनकी विकृति को खतरा है। तो ये उनके वाक्य है जिससे शुरुआत होती है एनसीएफ 2005 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेहतरीन मॉडल पेपर, ये उत्कृष्ट क्लासेज का मॉडल पेपर है रीट लेवल 1 वालों के लिए। और ये जो साइकोलॉजी बाल विकास शिक्षा शास्त्र ये कॉमन है, रीट लेवल 2 वाले भी देख सकते हैं इसको। निम्न में से कौन सी शिक्षण की निर्देशात्मक विधि है? इनमें से प्लेवे विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, खोज विधि। शिक्षण की निर्देश आधारित विधि कौन सी है इनमें से?
ऑप्शन बी प्रदर्शन विधि। निर्देशात्मक विधि वो होती है जिसमें शिक्षक है वो कक्षा में छात्रों को निर्देश देगा। इन विधियों का उपयोग कहाँ होता है? तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों को समझाने के लिए। कभी कभी हम चित्र, मॉडल, मानचित्र, प्रयोग इनके प्रदर्शन के साथ समझाते हैं और कभी कभी शिक्षक छात्रों को मौखिक रूप से प्रतिक्रिया जैसे कुछ गतिविधियां करने के निर्देश देते हैं, तो जो प्रदर्शन विधि है वो निर्देशात्मक विधि मानी जाएगी। 5 का ऑप्शन बी करेक्ट। छठवां क्वेश्चन, सुविधाहीन समूह को संदर्भित करता है, यानी सुविधाहीन समूह है वो कौन सा आएगा? वह छात्र जो अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है, जो छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है, या जो छात्र सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है, या उपरोक्त सभी। छठे का ऑप्शन डी, ये सभी है वो सुविधाहीन समूह माने जाएंगे। सुविधाहीन समूह का तात्पर्य उन छात्रों से है जो सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति या जनजाति से संबंधित है, और वे व्यक्तियों के समूह जो उच्च जोखिम का अनुभव करते हैं, जैसे सामान्य आबादी की तुलना में सामाजिक बहिष्कार हो गया, भेदभाव हो गया, गरीबी और हिंसा, जिसमें जाति अल्पसंख्यक भी हो गए, विकलांग लोग हो गए, प्रवासी, अलग अलग बुजुर्ग और बच्चे हैं वो शामिल है, तो सुविधाहीन समूह वो माना जाएगा। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 7वां सवाल है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता है? गतिविधि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, शिक्षा जीवन से संबंधित सिद्धांत, दंड का सिद्धांत। ऑप्शन डी, दंड का सिद्धांत है वो बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विचारक विकास के अपने दिए गए सिद्धांत से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, यहाँ ऊपर में से कोई नहीं। 8 का ऑप्शन डी, ये सभी मेल खा रहे हैं इनमें से। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेवी गोत्स्की का है, और नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग का है, तो ये सभी सुमेलित है। नेक्स्ट 9वां सवाल, मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था है उसका अवधि समय क्या है? 2 से 5 वर्ष, 18 से 20 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, या 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन डी, 6 से 12 वर्ष जो बाल्यावस्था है। मनोलैंगिक विकास इसमें सुप्त अवस्था में हो जाता है, यानी गुप्त हो जाता है, पता नहीं चलता। मनोलैंगिक विकास का ये चौथा चरण है वो सुप्त अवस्था प्रसूति चरण है, जो 6 से 12 वर्ष की उम्र तक होता है, जिसमें बच्चे मनोवैज्ञानिक और यौन विकास के 3 प्रारंभिक चरणों में विकसित चरित्र है वो इनका आदतों को समेकित करते हैं। इस अवस्था में बालकों में लैंगिक शक्ति सुसुप्त हो जाती है, यानी गुप्त हो जाती है, प्रदर्शित नहीं होती बाल्यावस्था में। ज़्यादातर रचनात्मकता की और बाल्यावस्था में बच्चे ध्यान देने लग जाते हैं, तो मनोलैंगिक विकास सुप्त अवस्था में हो जाता है। 10वां क्वेश्चन, बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का, स्टेन का, या फ्राइड का? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जीन पियाजे का कथन है बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना है वो सक्रिय रूप से करते हैं, जीन पियाजे का कथन है। स्टेन ने कहा था कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक बच्चा एक हास्य पुस्तक में सुपर हीरो के बारे में पढ़ता है और उनकी नकल करने की कोशिश करता है, इस तरह की नकल को क्या कहा जाता है? प्राथमिक अनुकरण, माध्यमिक अनुकरण, सामाजिक शिक्षण, या सामान्यीकरण? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन सी इसका सामाजिक शिक्षण होता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो अल्बर्ट बांडूर का है, अपने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि पर्यावरण और संज्ञानात्मक कारक कैसे व्यवहार और सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं। जब एक बच्चा दूसरों को देखता है और उनकी गतिविधियों की नकल करता है, तो इस तरह की नकल करना वो सामाजिक शिक्षण कहलाएगा। अल्बर्ट बांडूरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चा है करते हुए देख करके सीखता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 12वां सवाल, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है जीवन शक्ति का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, या मानव व्यवहार का अध्ययन? मानव व्यवहार का अध्ययन आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है। जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन है, उन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति। तो इसमें शारीरिक गठन है वो आनुवांशिकता है, इसके अलावा सभी वातावरणीय कारक भागी जो विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन, गुणसूत्र, या आनुवंशिक कारक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है कौन सा? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं, या सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं? तो इसका डी होगा, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी सही है, लेकिन सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, इनकी दर कभी कम तो कभी ज़्यादा होती है, तो समान गति से आगे नहीं बढ़ते। बाकी सारे विकास के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
15। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वह विकसित कर रहा है। नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था, खड़पन या परिपक्वता। ऑप्शन बी स्वायत्तता। किशोरावस्था में किशोर में स्वायत्तता का विकास होता है, यानी वह बड़ों के आदेश, विभिन्न परंपरा, रीति रिवाज, अंधविश्वास उनके बंधन में न बंद करके स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वे अपने आप में पृथक स्व नियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो वो स्वायत्तता कहलाती है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ब्राउन फैन ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं मध्य मंडल से, लघु मंडल से, वृहद मंडल से या बाह्य मंडल से। 16 का ऑप्शन बी लघु मंडल से। ब्राउन फैन ब्रेनर जिन्होंने पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत दिया, उन्होंने 5 मंडल या स्तर बताए, जिसमें माइक्रो सिस्टम लघु मंडल है, उसमें बालक सीधा संपर्क में रहता है और बालक पर प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है उसका, जैसे परिवार, मित्र मंडली, विद्यालय, आस पड़ोसी हो गए। ये सिद्धांत याद रख लेना, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पहाड़ या मचान या पार्श्वकरण। ऑप्शन सी पहाड़ या मचान। इसके फोल्डिंग, इसको कहा जाता है पहाड़ या मचान को। ये एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। जब बालक सीखता है तो एक अध्यापक या किसी बड़े व्यक्ति का उसे सीखते समय समर्थन देना, जिससे उसकी निष्पादन क्षमता में सुधार होता है, पहाड़ मचान या इसके फोल्डिंग कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? इनमें से भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना या कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। ऑप्शन सी भावनाओं की आलोचना है वो। मनोवैज्ञानिक जो गोलमैन थी, उन्होंने भावात्मक या स्वयंगात्मक बुद्धि को परिभाषित किया। उन्होंने विशेषताएं बताई गोलमैन ने, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, जबकि भावनाओं की आलोचना भावात्मक बुद्धि की विशेषता नहीं मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा या वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बालकों की बुद्धि का मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बीसवां सवाल है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? एक छात्र की उपलब्धि का डेटा प्राप्त करना, मूल्यांकन की एक आवधिक प्रक्रिया के लिए, शैक्षिक उपलब्धि को मापने और छात्रों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के लिए, या किसी विषय में किसी व्यक्ति के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। मूल्यांकन का उद्देश्य है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शैक्षिक उपलब्धि को मापना और छात्रों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य माना जाता है। इसके अलावा मूल्यांकन के और अन्य उद्देश्य बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना, बालक की दुर्बलता और योग्यता उनकी जानकारी प्रदान करने में सहायता देना। CDP बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए बहुत सारे अच्छे से सवाल जो खंड 1 है आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबरों के। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम यानी अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। किसका ऑप्शन सी व्यवहार का अध्ययन है वो सीखना है, यह सीखने के लक्षण के रूप में नहीं है। अधिगम की विशेषताओं की बात करें तो अनअधिगम भी अधिगम माना जाएगा। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता भी करती है। सीखना कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होगा। सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी माना जाता है। व्यवहारवादियों का मानना था कि व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है और व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की परिभाषा है, न कि अधिगम की। इसलिए व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है, ये मनोविज्ञान की परिभाषा मानी जाएगी। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिससे बाद में वो अपनी इच्छुक चीजें, कार्य और लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन या अप्रकट संवेदीकरण। ऑप्शन ए टोकन इकोनॉमी। ये एक तकनीकी है टोकन इकोनॉमी जो BF स्किनर द्वारा दी गई। इसमें क्या होता है कि व्यवहारात्मक समस्याओं वाले जो भी लोग हैं उसको कोई वांछित व्यवहार करने पर पुरस्कार के रूप में एक टोकन दिया जाता है
और ये टोकन है वो संग्रहित किए जाते हैं और फिर बालक उसे अपनी इच्छुक चीज़ें, कार्य तथा लाभ में बदल सकता है। ये संपत्ति है वो भी संदर्भ द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जब चालक कार का सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजना बंद हो जाता है। ये उदाहरण है सकारात्मक पुनर्बलन का, नकारात्मक पुनर्बलन का, सकारात्मक दंड का या नकारात्मक दंड का। ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन से तात्पर्य हो गया कि अनुक्रिया करने के बाद परिस्थिति से हटा देना, तो उससे उस अनुक्रिया का होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे प्राणी उद्दीपक की उपस्थिति से बचना चाहता है। जैसे कार का सीट बेल्ट बांध लेने से जो सीट बेल्ट बज रहा है वो बजना बंद हो जाता है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए ऊनी वस्त्र पहनना, ये नकारात्मक पुनर्बलन माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। इनमें से प्रत्यक्ष विधि व्यक्तित्व समायोजन की शोधन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या बाधा निराकरण। ऑप्शन डी बाधा निराकरण। इसके अलावा समायोजन की प्रत्यक्ष विधियाँ लक्ष्य प्रतिस्थापन, मार्ग परिवर्तन, निष्कर्ष या निर्णय, ये 4 है जो व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधियाँ मानी जाएगी। भागशाही अप्रत्यक्ष होगी। अप्रत्यक्ष विधियों में शोधन है, प्रक्षेपण है, प्रतिगमन है, दमन है, युक्तिकरण है, तादात्म्यकरण है। ये संपूर्ण जो विधियाँ हैं वो अप्रत्यक्ष विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन है व्यक्तित्व का टाइप ए और टाइप बी सिद्धांत किसने दिया? हिपोक्रेटस ने, युंग ने, फ्रीडमैन ने, आल्पोर्ट ने। ऑप्शन सी करेक्ट, फ्रीडमैन ने। फ्रीडमैन और रोजनमैन जिन्होंने टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए। टाइप ए व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा? संवेगात्मक रूप से अस्थिर होगा, तनावयुक्त होगा, चिंतित होगा, धैर्य की कमी होगी, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा आदि लक्षण उसमें होंगे। टाइप बी व्यक्तित्व संवेगात्मक रूप से स्थिर होगा, तनाव मुक्त होगा, सामान्य उपलब्धि, अभिप्रेरणा, यथार्थवादी आदि गुण उसमें होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अच्छी स्मृति की विशेषता है इनमें से शीघ्र पुनः शीघ्र पहचान, अच्छी धारण या उपरोक्त सभी। 26 का ऑप्शन डी, ये सारी अच्छी स्मृति की विशेषता है। 27वां सवाल है सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से सृजनशील बालक के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी सृजनशील बालक है वो साहसी होता है, या लिखा नहीं होता, तो ये आंसर होगा। सृजनशील बालक जिज्ञासु होंगे, सृजनशील बालक बहिर्मुखी होगा और सृजनशील बालक है वो महत्वाकांक्षी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में समावेशित शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूर्ति की जा सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। 28 का ऑप्शन सी आएगा। समावेशित शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो आपको एक बात बता दूं कि आप बाल विकास शिक्षा शास्त्र को हल करते समय सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव विचार होते हैं उनको ही आपको ज़्यादा वरीयता देनी है, तो आपका कम से कम आंसर राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, मार्गरेट मीड के अध्ययनों से व्यक्तित्व निर्माण के जिन कारकों का महत्व सामने आया हुआ है, जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सांस्कृतिक कारक या सजाति कारक। ऑप्शन सी होगा इसका, सांस्कृतिक कारक। मार्गरेट मीड जो प्रमुख मानव शास्त्री थी, उन्होंने सामोआ द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन करके निष्कर्ष दिया कि व्यक्तित्व के निर्माण में जो सांस्कृतिक कारक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और बाल विकास शिक्षा शास्त्र का अंतिम क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना या उपरोक्त सभी। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विद्यालय तथा कक्षा की जो शैक्षिक कार्य प्रणाली उसमें सुधार लाना, ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार और परिवर्तन लाने हेतु किया जाएगा, केवल और केवल विद्यालय में। क्रियात्मक अनुसंधान समस्या पर केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक क्षेत्र से संबंधित समस्या का कारण जानकर जो शैक्षणिक कार्य करता है उसके द्वारा वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना है। इसके उद्देश्य होंगे कार्य प्रणाली में सुधार करना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं की जो कार्यकुशलता उसमें वृद्धि करना, विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर को ऊंचा उठाना और विद्यालय के परंपरागत रूढ़िवादी और यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य। तो ये 30 क्वेश्चन जो खंड 1 आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र उससे जुड़े हुए। आगे जो 30 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके खंड 2 के रूप में, भाषा 1 लैंग्वेज है, हिंदी है, उससे जुड़े सवाल, गद्यांश है
वो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे क्वेश्चन देखूंगा। दो मनुष्य एक ही विचार रखते हैं, रेखांकित शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मनुष्य का। दानव, पशु, धनुष या दुरात्मा? ऑप्शन बी पशु। पशु इसका विलोम शब्द होगा मनुष्य का। मानव का दानव होगा, मनुष्य का पशु होगा, मनुष्य का धनुष होगा और महात्मा का दुरात्मा होगा। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है और मनुष्य था वो भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 32वां सवाल है, कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन भी बिताए, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का प्रकार है, यानी कुछ में कौन सा सर्वनाम प्रकार है वो बताना है। ऑप्शन सी होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा इसमें। व्यक्ति शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? व्यक्तिक बनेगा। जिनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? ये सवाल हिंदी के। ऑप्शन डी, ये सभी जातिवाचक राष्ट्र, मानव और समाज। कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन भी बिताए परंतु सारे मनुष्य समाज, इसमें रेखांकित अव्यय शब्द है, यानी ये परंतु है। ये अव्यय शब्द कौन सा? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विषमता बोधक? 35 का ऑप्शन बी होगा, ये समुच्चय बोधक है। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ेंगे वो समुच्चय बोधक कहलाएगा। ये था जैसे ताकि, किंतु, परंतु, वरन, एवं, इसलिए, अर्थात, ये सारे समुच्चय बोधक है। प्रत्येक शब्द किस समास का उदाहरण है? ये जो प्रत्येक शब्द है वो किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव का, कर्मधारय का, तत्पुरुष का या द्विगु का? अव्ययभाव समास का उदाहरण है। जिस सामासिक शब्द का पहला पद अव्यय होगा, प्रत्येक यानी हर एक, प्रतिधन एक, ये यण संधि इसमें, तो अव्ययभाव समास का ये उदाहरण हो गया। जो दूसरों की बात सहन कर सकता है, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो दूसरों की बात सहन कर सकता है। सार्वभौम, सदाचारी, सहिष्णु या सुनहरा? सहिष्णु, सहिष्णु ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। सार्वभौम जो समस्त स्थानों से संबंधित हो, और सदाचारी अच्छा आचरण करने वाला, जो दूसरों की बात सहन कर सकता है वो सहिष्णु या सहनशील होगा। आगे गंध्यास है, इस गंध्यास से जुड़े हुए क्वेश्चन। आदि मनुष्य ने अपने आकर्षण और विकर्षण की वस्तु के संबंध में क्रियात्मक अभिव्यक्ति के साथ कुछ शाब्दिक अभिव्यक्ति भी की होगी। रेखांकित शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? यह आकर्षण जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? सुंदर, खिंचाव, खींचने वाला या मनोहर? ऑप्शन बी करेक्ट, खिंचाव। आकर्षण, खिंचाव या खींचना। आकर्षक, सुंदर, मनोहर, खींचने वाला। आकर्षण विलोम शब्द बात करें विकर्षण या अनाकर्षण। 39 क्वेश्चन, सृष्टि शब्द का एक वचन, सृष्टि शब्द का वचन कौन सा? इसमें एक वचन, बहुवचन, दोनों या प्रयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट, सृष्टि शब्द वो एक वचन है। सृष्टि स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, इसका अर्थ जगत या उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, भाषा की उत्पत्ति भी आत्म अभिव्यक्ति के रूप में हुई होगी। भाषा की उत्पत्ति भी आत्मा अभिव्यक्ति के रूप में हुई होगी। उक्त वाक्य में काल कौन सा इनमें? सामान्य भूतकाल, आज भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? संदिग्ध भूतकाल होगा इसमें। संदिग्ध भूतकाल वो होगा जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति में संदेह प्रकट हो, जैसे गांव में वर्षा हुई होगी, इस प्रकार हुई हो गया है तो वो संदिग्ध होगा। 41वां क्वेश्चन, उसके द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है। इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में बदलने पर कौन सा वाक्य बनेगा? अपूर्ण भूतकाल में बदलना है, उसके द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न हो रही थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो वो अपूर्ण भूतकाल होगा, तो इसमें अपूर्णता प्रकट हो रही। लेखक व कवि के भाव और विचार सामाजिक होते हैं। रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है कवि का, इसमें से कौन सा होगा? कवियत्री, ऑप्शन डी। लेखक का, लेखिका स्त्रीलिंग होगा, कवि एक वचन, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? इसमें से असंगत विकल्प, ऑप्शन डी, भाषा पुल्लिंग शब्द नहीं है, भाषा स्त्रीलिंग होगा, भाषा एक वचन, भाषा बहुवचन और भाषा जातिवाचक संज्ञा है, तो यह असंगत है। बाकी साहित्य पुल्लिंग है, समाज पुल्लिंग है, वस्तु स्त्रीलिंग है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन ए अधिशासी, इस प्रकार नहीं होगा। अधिशासी जो मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार होगा। ये शुद्ध होगा, इसके अलावा बाकी सारे शुद्ध हैं। अनुदित, अनुसुईया, अनधिकार, ये सब ध्यान रखना। 45 क्वेश्चन, सुरेश खाना खाकर सोया, इस वाक्य में विधेय कौन सा है? ऑप्शन सी, खाना खाकर सोया, ये विधेय है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होगा। सुरेश उद्देश्य है, खाना खाकर सोया ये विधेय हो गया, कर्ता उद्देश्य होता है। 46 क्वेश्चन, आज अंग्रेजी के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, अर्थ की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का? विधानवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक या इच्छावाचक?
ऑप्शन बी ये निषेधवाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध या न होने का बोध हो वो निषेधवाचक होगा, जैसे मोहन विद्यालय नहीं गया, ये इस प्रकार। फिर 47 क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा इनमें से? मोहन ने मेहनत की इसलिए वह सफल हुआ, यह संयुक्त वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के, सरल, मिश्र, संयुक्त। संयुक्त वाक्य वो होगा जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चयबद्ध काव्य से जुड़े होते हैं। 47 का संयुक्त वाक्य पूछा है, तो ये समुच्चयबद्ध से